आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको तो पता है कहानियाँ कैसे शुरू होती हैं। एक था राजा, है ना? जब भारत के राजाओं के बारे में आप सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? साम्राज्य यानी एम्पायर खड़ा करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की, अपने राज्य को फैलाने वाले समुद्रगुप्त की, या मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज? इतिहास को तो ऐसे ही राजा पसंद हैं जिन्होंने लड़ाई में बहादुरी दिखाई हो। लेकिन आज हम बात करेंगे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की। एक ऐसा राजा जिसने तलवार नहीं चलाई बल्कि कला की जादूगरी दिखाई और अपने राज्य को संगीत और नृत्य के रंगों से भर दिया। उनका ध्यान कला और सुंदरता पर रहता था। उन्होंने सब बाधाओं को परे रख अपने जीवन को भारतीय संस्कृति और कला के प्रति समर्पित कर दिया। चलिए देखते हैं 200 साल पहले लखनऊ में जन्मे वाजिद अली शाह ने ऐसा क्या किया था। जब 30 जुलाई 1822 को वाजिद अली शाह का जन्म हुआ, तब अवध के नवाब थे गाजी उद्दीन हैदर शाह। वाजिद के पिताजी अमजद अली शाह उस नवाब के भतीजे थे। ऊपर से वाजिद अपने पिता के दूसरे बेटे थे, यानी इस तरह से वाजिद अली शाह नवाब कभी नहीं बनते। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर हुआ कि जब वाजिद अली शाह 15 साल के हुए तो नवाब बनने की लाइन में वो आ गए, क्योंकि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाजिद अली शाह के दादा को नवाब बना दिया था। अब देखिए, यहाँ पे दादा का मतलब है ग्रैंडफादर। हम लोगों में बड़े भाई को दादा कहते हैं, लेकिन कई लोगों में ग्रैंडफादर को दादा कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दादा कहा। चलिए, कंफ्यूज मत होइए, ग्रैंडफादर। वापस आते हैं 1842 में। जब वाजिद अली शाह 21 साल के थे, तब वो अवध के नवाब के उत्तराधिकारी यानी एयर बन गए, क्योंकि उनके पिता अमजद अली शाह नवाब बन चुके थे। और 1847 में वाजिद अली शाह खुद अवध के नवाब भी बन गए। सैन्य गतिविधियों पर ध्यान देने के बजाय वाजिद अली शाह ने अवध की संस्कृति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका दरबार ऐसा लगता था जैसे कलाकारों का कोई मंच यानी स्टेज हो। वहाँ पर डांसर्स, म्यूजिशियंस और कवि रहते थे जो अपनी विरासत का उत्सव मनाते थे। कवि तो थे, लेकिन कुछ लेखक भी होते तो अच्छी बात होती। हम अच्छे लेखक हैं, सॉरी। वाजिद अली शाह सिर्फ कलाकारों को सपोर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि खुद भी एक कलाकार थे। उन्होंने लगभग 40 गाने लिखे हैं, जो दिखाता है कि वो क्या क्रिएटिव जीनियस रहे होंगे। उनका एक गाना है बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, जो सबसे अलग है। इस गाने में शादी के बाद अपना मायका छोड़कर ससुराल जा रही बेटी का दुख दिखाया गया है। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। लेकिन नवाब तो पुरुष थे, तो उन्हें नैहर छूटने का दुख कैसे पता? दरअसल जब अंग्रेजों ने नवाब को लखनऊ से निकाल दिया था, तब उस दुख में उन्होंने ये गाना लिखा था। उनके बारे में एक दूसरी कहानी है जो रोजी लिलवेलिन जोन्स ने, लिलवेलिन एक वेल्श नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट है उच्चारण करना, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। रोजी लिलवेलिन जोन्स की किताब द लास्ट किंग इन इंडिया वाजिद अली शाह में मिलती है। इसमें लिखा है कि संगीत सीखते हुए नवाब अपना पैर थिरका रहे थे। उससे चिढ़कर उनके गुरु ने उन्हें ऐसा थप्पड़ मारा कि वाजिद अली शाह को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया था। ये कैसा टीचर था भाई? आज के तारीख में ऐसा कोई करता तो पुलिस केस हो जाता। एनीवे, वापस आते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद नवाब संगीत की धुनें बनाए करते थे
आप समझ सकते हैं कि संगीत बनाने के लिए सुनने की शक्ति कितना मायने रखती है। लेकिन इस डिसेबिलिटी के बावजूद संगीत के साथ बने रहना दिखाता है कि वाजिद अली शाह का पैशन सारी मुश्किलों को पार करके भी बरकरार था। शायद यही नेवर से डाई एटीट्यूड होता है जिससे हम भी सीख सकते हैं, हम सब आर्टिस्ट पर्टिकुलरली सीख सकते हैं। सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, डांस में भी नवाब को उतना ही इंटरेस्ट था। उन्होंने कथक डांस में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। उस समय तक कथक एक ऐसा लोक नृत्य यानी फोक डांस हुआ करता था जो स्टोरी टेलिंग के काम आता था, लेकिन नवाब इसे सड़कों से उठाकर दरबार तक लाए और इसे वो फॉर्म और स्ट्रक्चर दिया जिससे आज हम कथक को जानते हैं। और आज कथक एक विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल डांस बन गया है जिसका फुटवर्क और अभिनय खूबसूरत कहानियों और कविता दर्शाता है। सोचिए, वाजिद अली शाह के दरबार में ऐसी कथक परफॉर्मेंसेस होती होंगी जो अपने हर मूवमेंट से प्रेम और भक्ति की कहानियां कहती होंगी। वाजिद अली शाह खुद भी बहुत अच्छे डांसर थे और अपने दरबार में दूसरे जाने माने कथक डांसर्स दुर्गा प्रसाद जी और ठाकुर प्रसाद जी को बुलाकर उनके साथ नृत्य किया करते थे। नवाब की सबसे खास बात थी उनकी इंक्लूसिविटी, यानी वो सारे पंथ और जातियों को अपनाते थे। वो होली मनाते थे जो हिंदुओं के लिए रंगों का त्योहार होता है, और इसी तरह दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करते थे। वो भगवान कृष्ण का जन्म यानी जन्माष्टमी भी मनाते थे, जो दिखाता है कि अवध की संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं कैसे एक साथ रहती होंगी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अवध और भगवान राम की राजधानी अयोध्या एक ही क्षेत्र में आते हैं, और आपने वो लोकगीत सुना ही होगा, होली खेले रघुबीरा अवध में। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे के करे हाथे ढोलक भाल सोहे, किसके हाथ में ढोलक है और किसके हाथ में मंजीरा है? आंसर भी लोक देता है। राम जी के हाथ ढोलक भाल सोहे, ढोलक भाल सोहे, ढोलक भाल सोहे। लक्ष्मण हाथ मंजीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। वाजिद अली शाह के बारे में इतनी बातें जानने के बाद कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि वो तो अपनी मौज मस्ती में रहने वाले कोई नवाब हैं? ऐसा नहीं है। जितना इंटरेस्ट नवाब ने कला में दिखाया, उतना ही सपोर्ट मुश्किल के समय अपनी जनता के लिए दिखाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए कई सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स भी बनवाए। अकाल और सूखा पड़ने पर जनता के प्रति उनकी उदारता और मदद के कारण वे बहुत लोकप्रिय थे। उनके शासन को और अच्छा बनाने के लिए नवाब ने टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी किए ताकि लोगों पर से टैक्स के बोझ को कम किया जा सके। वो जानते थे कि जब लोग खुश रहेंगे तभी उनका राज भी सुरक्षित रहेगा। टैक्स वसूली को सही बनाकर और खेती को बढ़ावा देकर वाजिद अली शाह ने अवध की इकोनॉमी को स्टेबल बना दिया था, जो उस घड़ी की मुश्किल समय को भी झेल जाती थी। नवाब ने राज करने और समाज सेवा करने में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाया हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि राज करने का मतलब लोगों की खुशहाली है। इसी खुशहाली में थोड़ी खाने पीने की बात हो जाए। जब वाजिद अली शाह की बात चली है तो गलौटी कबाब का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? कहा जाता है कि जब नवाब को दांतों की दिक्कत हो गई तब वो चाहते थे कि उन्हें जो खाना पसंद है वो थोड़ा और मुलायम बन जाए ताकि वो खा सके। अब ये कैसे होता? इसके लिए गलौटी कबाब का आविष्कार हुआ। ये इतना मुलायम होता है कि मुंह में रखते ही घुल जाता है, और इसमें मसाले और स्वाद भी एकदम सही रेशियो में होता है, सही मात्रा में। आज गलौटी कबाब अवधी खान पान की एक पहचान बन चुका है और हमें याद दिलाता रहेगा कि अवध के नवाब कितने इनोवेटिव थे, ना सिर्फ म्यूजिक और डांस में बल्कि खान पान में भी। आज भी इसे खाकर नॉस्टैल्जिया जैसा फील होता है और दिमाग में उन शाही दावतों की इमेज आ जाती है जिसमें ये पकवान परोसा जाता होगा। लेकिन
इतने क्रिएटिव नवाब का अंत अच्छा नहीं हुआ। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर यह बोलकर कब्जा कर लिया कि वहाँ मिसमैनेजमेंट चल रहा है। असली मिसमैनेजमेंट तो ससुरे अंग्रेज़ों ने किया था। एनीवे, गद्दी से हटाने के साथ साथ अंग्रेज़ों ने नवाब को देश निकाला भी दे दिया, जिसने नवाब की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन गुमनामी में खोने की बजाय नवाब कोलकाता चले गए और कोलकाता के मेटिया ब्रूज को मिनी लखनऊ बना दिया। जो क्रिएटिविटी नवाब के अंदर थी वो बंद कर नहीं रह पाई और बुरे दिनों में भी फलती फूलती रही। नवाब अपनी संस्कृति का जश्न मनाते रहे। वो लोगों से मिलते थे, कला की बातें करते थे और इस बात को पक्का करना चाहते थे कि अवध की जो डांस और म्यूजिक की परंपरा है वो जिंदा रहे। कोलकाता में वो एक ऐसी जिंदगी जीते रहे जो नॉस्टैल्जिया और अपनी संस्कृति के जश्न का मिक्सचर हो और ये दिखाते रहे कि कैसे भी स्थिति में क्रिएटिविटी को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। 1887 यानी 1887 में उनकी मौत हो गई और अपने पीछे वो छोड़कर गए एक ऐसी कल्चरल लेगेसी जिसने भारत में म्यूजिक, डांस और खानपान को एक नया रूप दिया। तो जब आप गलौटी कबाब का मजा लें या कथक डांस देखें या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुने तो याद करें कि वाजिद अली शाह की आत्मा कहीं ना कहीं खुश हो रही होगी। ये सब जानने के बाद क्या आपको वाजिद अली शाह इतिहास के जस्ट अनदर नवाब लग रहे हैं या एक ऐसा सितारा जिसने संस्कृति को चमकाया? जवाब सीधा है, वाजिद अली शाह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कला से भी उतना ही प्यार किया जितना अपने लोगों से। अंग्रेज भारत को बांटकर हमारी पहचान मिटाने की कोशिश करते रहे और नवाब कला का सहारा लेकर संस्कृतियों को साथ लाते रहे। इसलिए अंग्रेजों ने इस महान नवाब को अय्याश और कमजोर कहा और उन्हें डिफेम किया। अब समय आ गया है कि हम इस कॉलोनियल नैरेटिव को बदल दें और ये समझें कि वाजिद अली शाह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक कल्चरल एम्बेसडर भी थे जो लोगों को साथ लाते थे और बताते थे कि भले ही दूसरे लोग भारत को आपस में बांटना चाहते हैं, उनका दिल एक ऐसे भारत के लिए धड़कता है जो विविधताओं यानी डाइवर्सिटी के बावजूद एकजुट होकर रहे। अब आप कमेंट करके बताएं कि वाजिद अली शाह और उनकी विरासत के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करें। और आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगा? मैं सुनूंगा राग मालकौस और जब मैं अपने भगवान शिव जी को समर्पित इस राग को सुनूंगा तो मैं लखनऊ के उस मुस्लिम नवाब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे सामूहिक धरोहर के एक नाजुक सुंदर पहलू को जीवित रखने में एक अहम भूमिका निभाई। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you like this episode, like and share it please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe on this link. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.